गुलाम वंश में इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह राजा बनता है, परंतु ये अयोग्य होता है, राजा बनने के इसमें गुण नहीं होते हैं। इसलिए इल्तुतमिश की पुत्री जिसका नाम था रजिया, इल्तुतमिश की पुत्री जिसका नाम क्या है रजिया, रजिया ने क्या करा, इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह की क्या कर दी, हत्या कर दी, है ना। इल्तुतमिश के दोनों हैं, इल्तुतमिश का पुत्र तो है रुकनुद्दीन फिरोज शाह और पुत्री कौन है तो रजिया। तो उसकी पुत्री ने जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह राजा बना था उसके क्या कर दी, हत्या कर दी उसकी, और उसके बाद क्या बन गई, रजिया सुल्तान बन गई। रजिया क्या बन गई, सुल्तान बन गई, ठीक है। जो इल्तुतमिश की पुत्री है वो क्या बन जाती है, सुल्तान बन जाती है। समझ गए बात को। फर्स्ट पॉइंट यही है कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या के बाद इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान बनती है। अगला पॉइंट आता है, अब क्या होता है कि यहाँ पर जो तुर्की अमीरों हैं, जो तुर्क के लोग हैं, जो कट्टरपंथी है, वो एक लड़की या औरत के राजा बनने से या शासक बनने से उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि एक पुरुष की जगह पे कोई औरत या लड़की क्या बने, राजा बने। ये जो तुर्की होते हैं ये रजिया का बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं। इन तुर्कों के अलावा जो सूबेदार होते हैं वो भी रजिया का क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। रजिया का सूबेदार भी क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। अब ये सूबेदार क्या होता है, तो जैसे एक बहुत बड़ा राज्य है तो उसका एक तो हो गया शासक जिसे तो हम सुल्तान बोल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो बहुत बड़ा राज्य है तो उसमें छोटे छोटे भागों में क्या करते हैं, छोटे छोटे भाग या प्रांतों को संभालने के लिए सूबेदार को नियुक्त किया जाता है। छोटे छोटे भागों को संभालने के लिए सूबेदार को नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो ये सब भी क्या आते हैं, इसी सुल्तान के एरिया में, इसी सुल्तान के क्षेत्र में आते हैं। तो इन सभी सूबेदारों ने भी, बहुत सारे सूबेदारों ने क्या करा, रजिया का विद्रोह करना चालू कर दिया। ये विद्रोह करने का कारण था कि एक तो ये महिला थी, महिला शासक बनने का विद्रोह किया। दूसरा विद्रोह करने के पीछे क्या कारण था, रजिया ने क्या करा था, पर्दा त्याग दिया था। जो पर्दा प्रथा होती है उसको क्या कर दिया, त्याग दिया था, मतलब पर्दा करना छोड़ दिया था। और पुरुषों के समान कूबा और कुल्हा, कूबा मतलब होता है कोट पहनने लगी थी और टोपी पहनने लगी थी। तो इन सब बातों से कट्टरपंथी और सूबेदार जो थे वो क्या हो जाते हैं, रजिया से बहुत ही नाराज हो जाते हैं और इसका विद्रोह करने लगते हैं, ठीक है। तो इससे पहला पॉइंट था, परंपरावादी व कट्टरपंथी तुर्की अमीरों ने क्या करा, रजिया का विद्रोह किया और सूबेदारों ने भी क्या किया, विद्रोह किया। विद्रोह का कारण क्या था तो आपको समझ में आ गया होगा। रजिया ने पर्दा त्याग दिया था और कोट और टोपी पहनने लगी थी, मतलब कूबा और कुल्ला पहनने लगी थी। तो इन सब कारणों से रजिया का क्या किया गया था, विद्रोह किया गया था। इन्हीं विद्रोह के अंदर एक विद्रोह होता है सरहिंद के शासक के विद्रोह को शांत करने के लिए रजिया खुद आती है। रजिया खुद इस पे अभियान चलाती है और इस अभियान में रजिया का एक साथी होता है याकुत, जिसकी क्या हो जाती है, हत्या कर दी जाती है, ठीक है। और सरहिंद का जो शासक है या सूबेदार है अल्तुनिया पहले तो क्या करता है, रजिया को क्या करता है, बंदी बना लेता है और बाद में रजिया से ही क्या कर लेता है, वो विवाह कर लेता है। पहले बंदी बना लेता है मगर बाद में जब इसको दिल्ली सल्तनत से कोई अच्छा पद नहीं मिलता है, मदद नहीं मिलती है, तो ये दिल्ली सल्तनत से नाराज होकर रजिया से क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है। पहले बंदी बनाता है फिर बाद में क्या करता है, विवाह कर लेता है। इस बात से नाराज होकर दिल्ली सल्तनत में जो राजा बैठा हुआ है बहराम शाह, वो क्या करता है, इन दोनों की 1240 में क्या करा देता है, हत्या करा देता है, इन दोनों को मार डालता है, ठीक है। और यह जो बहराम शाह है, रजिया के बंदी बनने के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है। तो यह नाराज होकर 1240 ईस्वी में इन दोनों को क्या करता है, मार डालता है, ठीक है। अब 1240 में रजिया जो सुल्तान थी उसकी कहानी होती है ख़त्म। और उसके बाद 1240 से लेके 1242 ईस्वी तक, 1240 से लेके 1242 ईस्वी तक बहराम शाह राजा बनता है, शासक बनता है। 1242 से लेके 1246 4 साल तक कौन बनता है, तो मसूद शाह जो होता है वो शासक बनता है। और उसके बाद 1246 से लेके 1265 तक नसरुद्दीन महमूद
जो होता है वो क्या करता है, सत्ता संभालता है या फिर राजा या शासक बनता है। ठीक है, ये सारे ही अयोग्य थे, ये सारे ही शासन को संभालने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं थे, अयोग्य थे। परंतु ये जो 1246 से 1265 ये 19 और ये 20 साल जो इसने संभाला नसरुद्दीन महमूद ने, इसके पीछे का कारण यह था कि इसकी जो सहायता की थी वो था बलबन जो था इसका जो शासक को संभालने का पूरा जिम्मेदारी या पूरा जो संभाला वो कौन था, बलबन। तो बलबन ही 1265 में इसके मरने के बाद नसरुद्दीन के बाद कौन बनता है अगला शासक, बलबन। तो अब पढ़ते हैं हम बलबन को। अब हमें गुलाम वंश के अंतिम शासक को पढ़ना है जिसका नाम है बलबन। अभी तक इल्तुतमिश के बेटे क्या बन रहे थे, शासक बन रहे थे, राजा बन रहे थे। अब इल्तुतमिश की जो दरबार था उसमें एक पद था चहलगानी मतलब 40 जो दास होते हैं, एक दासों को दरबार में रखा जाता था, रहते थे। ठीक है, तुर्की दास थे ये। उन्हीं में से एक जो दास था जिसका नाम था बलबन, वो क्या बनता है, अगला शासक बनता है। तो इसका एक नाम और है उलुग खां, एक नाम और है उलुग खां। तो उलुग खां इल्तुतमिश के चहलगानी यानी 40 नामक तुर्की दासों के प्रसिद्ध दल से संबंधित है, मतलब ये उसी दल में से एक था। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या था, दास था। और ये जो दास था वही बलबन क्या बनता है, शासक बनता है। इसके शासक में क्या होता है, मंगोल जो थे, मंगोल के जो शासक थे वो लगातार यहाँ पर क्या कर रहे थे, दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण कर रहे थे, हमला कर रहे थे। तो इससे बचने के लिए, मंगोलों से बचने के लिए, मंगोलों का सामना करने के लिए इसने एक सैन्य विभाग का गठन किया, एक सैन्य विभाग को बनाया जिसका नाम था दीवाने आरिज इस विभाग का नाम था। तो इसने इसको पुनर्गठित किया था, जो पहले भी था इसको वापस से बनाया था इसने। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। बलबन ने क्या करा, सिजदा और पाबोस की प्रथा को शुरू किया। ठीक है, सिजदा और पाबोस की प्रथा क्या होती है, सम्राट के सामने झुककर उनके पैरों को चूमना। इस प्रथा को बलबन ने क्या करा, अपने दरबार में शुरू करा। मतलब जो भी उनके दरबार में आएगा वो क्या करेगा, बलबन या शासक को क्या करेगा, पैरों को चूमेगा और उनके सामने झुककर उनके पैरों को चूमेगा। तो इस प्रथा को भी बलबन ने क्या करा, अपने दरबार में शुरू करी। ठीक है, बलबन ने क्या करा, एक और नीति अपनाई। बलबन ने एक नीति अपनाई, शत्रुओं के प्रति लोहा और रक्त की नीति। शत्रुओं के प्रति कौन सी नीति अपनाई, लोहा रक्त की नीति। ये नीति में क्या होता है, इस नीति के अंदर क्या होता है, जो शत्रु होते हैं, शत्रु व्यक्ति को मार दिया जाता है तथा उनकी महिलाओं और बच्चों को गुलाम बना लिया जाता है। तो इस तरह की नीति किसने चलाई, बलबन ने चलाई थी। ठीक है, तो ये था हमारा बलबन की मृत्यु हो जाती है 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो जाती है। बलबन की मृत्यु के बाद यहीं के दल जो होते हैं, अलग अलग व्यक्तियों के बीच में संघर्ष होता रहता है, लगातार संघर्ष चलता रहता है। और इसी संघर्ष में 1290 के अंदर जलालुद्दीन खिलजी जो होता है वो क्या बनता है, अगला शासक बनता है। और इसी के साथ खिलजी वंश की स्थापना भी जलालुद्दीन खिलजी कर देता है। और यहाँ पर गुलाम वंश का क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, गुलाम वंश का अंत हो जाता है। ठीक है, तो अगला पढ़ेंगे हम खिलजी वंश के शासकों को हम अगले वाले पार्ट के अंदर समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।